ओके सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शशांक मिश्रा एंड मैंने 2014 में निमसेट क्रैक करा था विद ऑल इंडिया रैंक 43 एंड नाउ वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर एट अमेजोन। सो आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, हर्ष। एंड उन्होंने यार इस ईयर 2020 में निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 14 निकाली है। तो इस पैंडमिक वाले सिचुएशन में ऐसा कुछ कर पाना आप लोग खुद समझ सकते हो कि अपने आप में कितना चैलेंजिंग रहा होगा। तो आने वाले कुछ मिनट्स में हम हर्ष के साथ में जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी, क्या उनकी जर्नी रही है एंड आईएनपीएस क्लासेस ने कैसे उनके लिए ये सब कुछ पॉसिबल बनाया। तो पहला हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वाले वीडियो में। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा रैंक निकाला है, ऑल इंडिया लेवल रैंक 14, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं तो पहला तो मैं यही पूछूंगा कि आपने कब डिसाइड करा कि भाई आपको जाना है इस एमसी वाली साइड में? क्योंकि जब हम लोग ग्रेजुएशन वाले पीरियड में होते ना, तो मेरे लिए भी चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग था फिगर आउट करना कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है करियर ऑप्शन। तो सेम चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कब आपने अपना माइंड मेकअप करा कि आपको एमसीए के लिए आगे जाना है एंड क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे? तो बेसिकली सबसे पहले मेरा नाम हर्ष राय है और मैंने ग्रेजुएशन डीयू से की है। और इन अराउंड शायद 2017 पे जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, तो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि बेसिकली डीयू से एमसीए होता है, एमएससी होती है। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए और एमएससी ऐसा कुछ होता है। बट सेकेंड ईयर में मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मतलब सेकेंड ईयर मेरा टोटली मैंने एकेडमिक्स पे दे दिया था। और सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद थर्ड ईयर पे फिर मैंने वहाँ की एक लोकल कोचिंग थी कोई, वहाँ पे मतलब एज अ सेल्फ प्रिपरेशन ही की हुई थी। तो एक बार मैंने निमसेट दे रखा है, मैं ड्रॉपर हूँ एक्चुअली। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम निमसेट दिया था तो वो थोड़ा ड्रास्टिक चेंज था शायद निमसेट के पैटर्न पे। 2019 का पेपर था वो। तो उस समय तो रैंक शायद मेरी थाउजेंड्स पे थी कुछ। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद अनफॉर्चुनेटली थोड़ा हेल्थ साथ नहीं रही मेरी, मेरे को चिकन पॉक्स वगैरह हुआ। तो काफ़ी गैप आया, मतलब मुझे जो प्रिपरेशन जून जुलाई में स्टार्ट कर देनी चाहिए थी अपनी, वो मैंने नवंबर में शुरू किया। एक्चुअली 1 ईयर मेरा अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ ड्रॉप लिए हुए। तो नवंबर में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया था बेसिकली कि कहाँ से मतलब करना चाहिए। कुछ एक मेंटोर होना ज़रूरी है कि अगर आप सोचो कि आप सेल्फ कर लोगे तो आपके ऊपर कोई एक सीनियर हो, कुछ भी होना ज़रूरी है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा शुरू किया सर्च करना कि मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन हाँ, 1 साल का एक्सपीरियंस था 11th 12th मैथमेटिक्स इसके ऊपर। ओके हर्ष, तो जब आपने ऐसे सर्च करना स्टार्ट करा गूगल यूट्यूब पे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे मिले होंगे, कोचिंग्स हम्म। के नाम पता लगे होंगे, आपको बहुत जगह पता लगा होगा। बट आपको क्यों बेस्ट लगा कि आईएमपीएस आपके लिए बेस्ट हो सकती है प्लेस जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छी मेंटरशिप मिल सकती है? कौन से ऐसी चीज़ प्रोग्राम ने उनके आपको अट्रैक्ट करा? क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में हर कोचिंग जहाँ पे फाइट कर रही थी अपने आप को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सडन था हर चीज को ऑफलाइन से ऑनलाइन समहाउ ले जाना था। तो आपको कैसे पता लगा कि दिस कुड बी द बेस्ट वन फॉर यू टू गो विद? अ, जब मैंने बेसिकली यूट्यूब में जब देखना शुरू किया कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मटेरियल डाल रखा है, तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस था आईएनपीएस में और बाकी कोचिंग्स में कि मैंने देखा सर कंटेंट पे फोकस कर रहे थे। सर ने जो भी दिया है वो कंटेंट पे दिया हुआ है कि सर की ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। और बाकी जगह थोड़ा मुझे मार्केटिंग ज़्यादा लगी और जो मेन काम है वो कम लगा मुझे पढ़ाई का। तो मैंने बस वही देखा कि मुझे सर की टीचिंग बहुत अच्छी लगी। सर ने बेसिक्स से बहुत सारे कंसेप्ट प्रोवाइड किए और फिर मतलब मैंने 1 साल पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ऐसे डाउट्स क्लियर हुए बहुत ही इनिशियल फेज पे कि मुझे लगा हाँ, ये है जहाँ से मैं अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे। तो
जब मैंने यूट्यूब पे सर के कुछ लेक्चर्स देखे तो मुझे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, बट एक था मुझे कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए मेरे को, कि मेरे पास कुछ एक हो मटेरियल टेस्ट, कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट हो, मॉक्स हो। फिर मुझे वहाँ से सर वेबसाइट्स वगैरह में मैं गया और चेक किया मैंने, तो जो सर उस समय पे इनिशियली 3 लेवल के टेस्ट होते थे, आरंभ, प्रयास, सफलता। वो 3 लेवल के टेस्ट मैंने जॉइन किए थे। तो उस समय खाली मैंने टेस्ट टेस्ट पैटर्न पे, तब तो पैंडेमिक वगैरह कुछ था नहीं, तो तब ये था कि मुझे 5-6 मंथ्स में किसी तरीके से दोबारा से सब कुछ कवर करना है। तो उधर पे मुझे लगा कि टेस्टिंग बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि टेस्टिंग पैटर्न बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के साथ बनाए गए थे। मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा था वो पैटर्न पूरा। जी बिल्कुल सही बात है जो आपने लाइन बोली ना कि सर का फोकस हमेशा कंटेंट पे रहा है। हमने भी जब हम मेरे को तो इतना टाइम हो गया, 4 साल का टाइम निकल चुका है, पर आज भी याद है। मतलब मेरे लिए 12th के बाद ठीक है मैंने बीएससी करी, बट सब भूल चुका था यार। मैथ्स जो होती है एक्चुअल हमें खुद भी पता है कि कितना अच्छा लेवल मैथ्स का आता है। आप नॉर्मल हम्म। मैथमेटिक्स के एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते मैथ्स के एग्जाम को। तो मेरे लिए भी वही जो आपका थॉट है ना कि सर की टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसी है ना कि वो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इतना इजी तुम्हारे लिए बना देंगे कि अरे, तुम अपने आप से क्वेश्चन वो सॉल्व करने के लिए एकदम आने लगेगा तुम्हें। तो वही बेस्ट मुझे भी लगा था, एंड आई होप और भी लोग जब देख के सर के लेक्चर सुनेंगे जाके और वेबसाइट पे जाके प्रोग्राम्स देखेंगे तो उन्हें खुद पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे कंटेंट ओरिएंटेड हैं और जो मेथड है, जो एक्चुअल गोल है उस पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ अपने आप को एडवर्टाइज करने में। तो यस। अगला जो मेरा क्वेश्चन है हर्ष आपके लिए, वो कि जब आप ये ऑनलाइन वाले में, क्योंकि एक होता है ऑफलाइन एनवायरनमेंट, एक सबको पता है कि यार वहाँ पे कैसे आप क्लोजली सबके सामने बैठ के पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सी आपको टीचर ऑब्जर्व कर रहा है ये। बट आपको क्या स्मूथ एक्सपीरियंस लगा आईएनपीएस के साथ में इस ऑनलाइन वाले में? क्या प्रॉपर आपको जो गाइडेंस एक लगा कि ऑफलाइन में मिलती है उसी तरीके का आपके साथ था? क्योंकि होता है भाई, लोग कमिटमेंट तो बहुत करते हैं अपने वेबसाइट पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये भी प्रोवाइड कर देंगे, वो भी प्रोवाइड कर देंगे, बट जब आप एक बार अपने पैसे फंसा देते हो तो फिर आपको रियलिटी पता लगती है कि भाई ये यहाँ पे तो सीन ही अलग है। तो हाँ। वो एक्सपीरियंस, स्मूथ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जानना चाहता हूँ कि आईएनपीएस ने कैसे आपको प्रोवाइड करा इस ऑनलाइन वाली चीज के थ्रू। आप थोड़ा उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। जब इनिशियली ज्वाइन किया था तब आईएनपीएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ डेवलप्ड नहीं था, लेकिन हाँ, जो टेस्टिंग का जो पूरा प्लेटफॉर्म था, जो टेस्ट के लिए जितना बना रखा था वो काफ़ी अच्छा था। कि मतलब कुछ दिक्कत आती थी टेक्निकल, तो मेल के थ्रू मैं सर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर देता था और सर उसे तुरंत रिजॉल्व भी कर देते थे। तो शुरुआत में उतना मतलब डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी कोई दिक्कत आई तो ऐसा नहीं है कि सर अनरिस्पॉन्सिव हो गए, ऐसा कुछ नहीं, सर ने पूरा ध्यान दिया उस पर तब भी। और फिर जब पेंडेमिक सिचुएशन आई मार्च मार्च में अकॉर्डिंगली, तब तब सर ने फिर और डेवलप किया, फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए, और उनका पूरा टेस्ट प्लेटफॉर्म फिर चेंज हो गया। तो बेसिकली अब जो कंडीशन है, अब जो आईएनपीएस का टेस्ट प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल है, मतलब स्ट्रक्चर्ड है। और उसमें आप कह सकते हो कि जैसा एक रियल एनवायरनमेंट होता है, एक रियल टेस्ट प्लेटफॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, सर ने बिल्कुल वैसा डेवलप करके रखा हुआ है। तो वो बिल्कुल कभी वो डिफरेंस नहीं आता कि हम एग्ज़ाम पे दे रहे हैं तो कुछ एक अलग प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं और प्रैक्टिस किसी और पे कर रखी है। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और सर ने जब वीडियो लेक्चर्स बनाने शुरू किया, तो एक तो एक्चुअली मैं सर को उसके लिए बहुत थैंक्स करता हूँ कि सर ने हमसे शायद ज़्यादा मेहनत की है। सर ने उन 2-3 महीनों में पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा रिकॉर्ड किया। हर दिन उन्होंने वीडियो डाली। फिर जब लास्ट लास्ट मंथ में सर ने पूरा सिलेबस एक बार और कराया, यानी उन्होंने इस पेंडेमिक बस में 2 बार सिलेबस रिवाइज करा दिया, रिवीजन क्लासेस ली। तो मुझे लगता है कि शायद वो ही कर सर ने जब किया तो मुझे वो ज़्यादा मोटिवेटेड लगा, कि मतलब मुझे मोटिवेशन सर से मिलनी शुरू हो गई फिर, कि शायद अगर सर इतना कर रहे हैं तो फिर हम कर ही सकते हैं। सर ने खुद ने ही बोला हुआ था कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ऊपर मतलब है, अब तुम्हारे ऊपर है। तो बस वो मोटिवेशन ही इतना था कि बस उसके बाद हो गया सब। सर ने काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स भी फिर बाद में दिए थे, बीच बीच में वो लाइव आते थे कि अगर कोई दिक्कत है तो मतलब, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था पेंडेमिक में कैरी ऑन करना।
कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया था। उतने समय तक बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सर ने उस पे हेल्प काफ़ी की और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का मैं यही कहूँगा कि अब जो सर का प्लेटफ़ॉर्म है, जो जितना डिज़ाइन्ड है पूरे एनपीएस क्लासेस का जितना सिस्टम, वो पहले से काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है बल्कि। ओके ओके, बिल्कुल सही बात। जो यार सर की मेहनत के लिए मतलब कुछ कहने के लिए नहीं, तुमने इतना एक्सप्लेन कर दिया, मैं कुछ ऐड करूंगा तो वो बस ऐड ही होगा। सर यार अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, वो कोचिंग को एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझते, वो कोचिंग को एक अटैचमेंट अपने लिए समझते हैं कि इतना अटैच होके वो बच्चों से पढ़ाते हैं। उन्हें खुद पता है कि करियर की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे उनकी उनकी मेहनत किसी के करियर को चेंज कर सकती है। और उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है कि जब उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं है। एंड बस ठीक है, उसको चलाने के लिए जो चीज़ें बेसिक हैं वो सबको पता है, वो हर कोई पे कर रहा है, हर चीज़ ऑप्ट कर रहा है। तो अच्छा लगा सुन के हर हिसाब से ये। अब एक मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब आज के टाइम में जब जैसे आप भी करने बैठे होगे सर्च, बहुत सारे भाई कोचिंग कोचिंग पता करते हैं, तो भाई फेक एडवर्टाइजमेंट, फेक मार्केटिंग बहुत ज्यादा बूम पे है, जो जिनको हम कह ले कोचिंग माफियाज काइंड ऑफ जो नहीं होते। नॉट केवल इस वाले एग्जाम में, आप आईटीज वगैरह के भी ले लो, मतलब कितना ज्यादा कंपटीशन, हर कोई बस इवन फोटोग्राफ्स खरीद रहा है लोगों से, लोगों के बस रिजल्ट नाम खरीद रहा है कि हमको एक अपना टेम्पलेट में दिखाना है इतना बड़ा बड़ा। क्योंकि दिखा देंगे, कोई सर्च तो करने आ नहीं रहा है सोशल मीडिया पे ना, उस बंदे की आइडेंटिटी वो उस पे देंगे कि हाँ भाई तुम उससे जाके सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो, ऐसे बात कर लो। वो सब रिवील ही नहीं करते हैं, बस है कि भाई अंधा दिखाना है ताकि लोग आके पैसे अपने फंसाएं, और एक बार पैसे ऐट लिए उनसे फिर तो कोई बात ही नहीं ना, मतलब आगे तो हाँ। माओ चाहे ना हो। तो यार ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए हर्ष, और कैसे लोग जो एक्चुअल अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में कैसे लोग पता कर सकते हैं? और जब तुम्हें लगा तो तुम्हें कब ऐसा लगा कि भाई आईएनपीएस अपने वर्ड्स के साथ में बहुत ऑनेस्ट है? तो बेसिकली जब अगर मैं बोलूँ कि मैंने कैसे पता किया एनपीएस के लिए, तो वो तो था ही नहीं ऐसा कुछ कि बेसिकली जब शुरुआत की, तो शुरुआत में थोड़े बहुत भी टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब वो भी नहीं कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जब उसका भी मुझे सोल्यूशन मिलने लग गया, वो भी थ्रू मेल। तो मैं इतना तो था कि मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसे ले लिए और उसके बाद छोड़ दिया आपने उस पे, तो वो तो नहीं था। लेकिन हाँ, जहाँ तक दूसरे कोचिंग्स का है, तो मेरे को लगता है अब जैसा आईआईटी जेईई में होता है, वो तो सबको पता है कि जैसे कोटा इंडस्ट्री है, तो किस प्रकार से वो इंडस्ट्री अब डेवलप हो रही है, वैसा कुछ अब एमसीए में भी हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्राउड कम है, लेकिन क्राउड इतना भी कम नहीं है कि ये सब ना डेवलप हो, कि रैंक्स खरीदना, पैम्पलेट्स में रैंक लगाना। मैंने खुद अपने आंखों के सामने बहुत ऐसा कुछ होते देखा है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो अगर किसी को फ़िल्टर आउट करना है, तो सबसे बेसिक है कि आप क्यों जा रहे हो उस कोचिंग के पास। आप उस कोचिंग के पास जा रहे हो कि वो आपको मेंटर करे, गाइड करे, ना कि वो बेसिकली कोई टेम्पलेट सेल कर रही है आपको कि बेसिकली ये मेरा रिज़ल्ट है, ये मेरा रिज़ल्ट है। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ से आई है, ऑल इंडिया रैंक 2 कहाँ से आई है, 3 कहाँ से आई है, 10 इन टॉप 10, 20 इन टॉप 20। बट मुझे नहीं लगता ये कोई क्राइटेरिया होता है कि अब अगर किसी की रैंक 50 आई है और किसी की रैंक 1 आई है, तो उसे कॉलेज सेम अलॉट होना है। अब तो जैसा आपने पूछा कि कैसे हम कोचिंग फ़िल्टर आउट करें, कि क्या कोचिंग है जो बेसिकली ना एक मार्केटिंग कोचिंग ना हो के एक एक्चुअल कंटेंट प्रोवाइडर है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, आप किस लिए एक कोचिंग को जॉइन करते हो। आप जॉइन करते हो उसके कंटेंट के लिए, उसकी मेंटोरशिप के लिए, तो वो आपको कैसे गाइड करेगी। तो आपने अब हर जगह हर कोचिंग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है अपने आप को कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कि यूट्यूब में उनकी भी कुछ वीडियोस होंगी,
आप देखो कि उनकी पढ़ाने की टेक्निक्स कैसी हैं, और अगर आपको लगता है वहाँ भी आप कन्फ्यूजन पे हो, तो फिर सबसे जो गलत क्राइटेरिया लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वो होता है रिजल्ट्स, कि रिजल्ट एक है क्राइटेरिया, मैं नहीं बोलता कि रिजल्ट्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन केवल वही एक क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये देखो कि किसकी रैंक 1 आ रही है, कौन सी कोचिंग में ज़्यादा रैंक्स आ रही हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस कोचिंग में कितने बंदे एक्चुअल में थे, कि कितना क्राउड था। अब अगर वो कोचिंग पढ़ा ही 600-700 लोगों को रही है, तो फिर एक्चुअल में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हर कोई इतना स्टूपिड डम नहीं है कि वो सीधा सीधा हर एक की रैंक ना आए, तो वो क्राइटेरिया नहीं होता कि अब आप देखो 10 इन टॉप 10, फिर 20 इन टॉप 20। मेरा ये है क्राइटेरिया कि अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैरी ऑन करो उस कोचिंग के साथ, वो जरूर आपको रिजल्ट देगी। अब दूसरों के रिजल्ट्स मत देखो, बस ये क्राइटेरिया है कि मतलब आप मार्केटिंग में, क्योंकि वो कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आप मार्केटिंग में फंस जाओ, वो बस मत करो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जिस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया उस पर कॉन्फिडेंस रखो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली हर्ष आपने कि भाई फेक रिजल्ट्स पे जाओगे तो पैसे ही फंसने वाले हैं और रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। एंड आज के टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ को धंधा बना लिया गया है, कोई भी हो हर सेक्टर में इस तरीके की चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। तो यार अपनी बुद्धि से काम लो, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ में, आराम से चीज़ों को देखो समझो, उस जिस चीज़ को ज्वाइन करने का सोच रहे हो पर्सनली उससे मिल के बात करो, सर ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। वहाँ के लोगों से बात करो जो बंदे निकल चुके, जानो तो हाँ भाई वो सही बंदे का नाम लिखा है टेम्पलेट पे या नहीं, कि किसी की भी फोटो चिपका दी है। तो ये डिसीजन लो। एंड आई होप जो आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करा है हर्ष लोगों के साथ में, अपनी जर्नी अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे आईएनपीएस ने आपको हेल्प करा, डेफिनेटली लोगों को भी अब गाइडेंस मिल गई होगी कि भाई कैसे चूज करना है। एंड आपसे बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी जो आपने प्रिपरेशन करी भाई, एक बार नहीं क्रैक कर पाने के बाद ड्रॉप लेना, एंड इतना मेडिकल इश्यूज के बाद में पेंडेमिक भी आ गया, मतलब वर्स से वर्स होती गई चीजें, बट स्टिल डिडंट गिव अप वाला जो आपने एटीट्यूड रखा एंड अपने गोल की तरफ आप फोकस रहे। तो आई रियली होप कि लोग बहुत मोटिवेट होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एंड सेशन एंड करने से पहले अगेन मैं यही बोलूंगा, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको शुभकामनाएं आपकी आने वाली जर्नी के लिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो अच्छे से पढ़ाई करो वहाँ से, एंड मैं भी आपको ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम करते हुए देखना चाहता हूँ आने वाले टाइम में। ओके ओके, थैंक यू सो मच।